बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हमने सीवीपी का चैप्टर जो है वो नोट से कंप्लीट कर लिया था, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब ज़रा हम बुक से देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है, और उसको मार्क कर लें। अब देखते हैं कुछ चीज़ हमसे रह ना गई हो, ठीक है, ताकि हमारा जो कोर्स आउटलाइन है, ठीक है, वो इसी की तरफ से जो MA2 के बारे में वो इंशाल्लाह हम देख लेते हैं, ठीक है। सीवीपी वाला चैप्टर नंबर 13 यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। सो that was the starting chapter. Okay, so page number 203 ओपन कर लें ज़रा। टू 203 था। सर्विस कॉस्ट 12 और ये था 13 आ गया। CVP कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ठीक है जी। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में छोटी छोटी सी एग्जांपल्स होंगी, ज़रा एग्जांपल्स को से कर लीजिएगा तो कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट ये बात हमने कर ली थी। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना ये हमने सीख लिया था, ठीक है, यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से प्रॉफिट कैसे आएगा ये भी मैंने आपको सिखाया था शुरू में। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से करेंगे माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, 110 सेल है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो कंट्रीब्यूशन क्या आ गया 50 में से 40,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 10,000। ये जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया ये हमने मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से किया, ये आपने MA1 में पढ़ा हुआ है, नई बात नहीं है कोई। CS रेशियो, टोटल यूनिट कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, CS रेशियो, ये सारा मैंने आपको बता दिया था। यूजेस ऑफ CVP एनालिसिस, CVP एनालिसिस के यूजेस क्या हैं ये मैंने आपको ब्रेक इवन का बता दिया था, इसको रीड कर लीजिएगा। फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा ये भी आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखा दिया था। ये अगर आपके पास मटेरियल लेबर हो, इस तरह के भी सवाल मैंने आपको कैलकुलेट कराए थे जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है होमवर्क में, इसको एक प्रैक्टिस कर नज़र मार लीजिएगा एक बार, ठीक है नी। सोल्यूशन अवेलेबल है साथ ही। ब्रेक इवन एनालिसिस में फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जब हमने ब्रेक इवन यूनिट फाइंड करना हो तो ये भी हमने फार्मूला सीख लिया था। एग्जाम्पल्स ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले करवा दी हुई एग्जाम्पल, ये वाली एक्टिविटी 1 ये भी मैंने करवा दी हुई है, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट आपको समझा दिया गया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट क्या है, उसके अच्छे खासे हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ज़रा बेसिक एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह, ये तो आपको कुछ भी नहीं लगेंगी जो हमने कर ली हुई है। एक्टिविटी 2 देख लीजिएगा, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट क्या है जनाब, ये हमने बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है, और इसकी भी एक छोटी सी एक्टिविटी है वो भी कर लीजिएगा टारगेट प्रॉफिट की। डिसाइडिंग ऑन सेलिंग प्राइस डिसाइड करें, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, अगर आपका प्रॉफिट दे दिया जाए, वेरिएबल दे दिया जाए, ठीक है जी, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट से कैलकुलेट करना, तो वो प्रॉफिट वाली जो इक्वेशन है, सब प्रॉफिट वाली जो इक्वेशन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीपल यूनिट सोल्ड माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीपल यूनिट सोल्ड माइनस फिक्स कॉस्ट, वो प्रॉफिट वाली इक्वेशन है। सारी इक्वेशन को वो लिखे वहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लीजिएगा। क्या मुश्किल है? क्या जो मैंने बात की क्या वो बात दिमागों तक पहुंची? मैंने क्या बात की? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट वाली इक्वेशन, ये यूज़ करेंगे। यहाँ से सेलिंग प्राइस, डिसाइडिंग ऑन सेलिंग प्राइस, हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ये डिसाइड करना चाहिए, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट डिसाइड करना चाहें, फिक्स कॉस्ट डिसाइड कर सकते हैं, सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालनी है तो इस सेल का ब्रेकअप, इसके फॉर्मूले को फर्दर ओपन करूँगा तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड, ये आ गया, ये सेल बन गई। फिर वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड, ये वेरिएबल कॉस्ट। आपको तब फिक्स कॉस्ट वैसे गिवन होगा, प्रॉफिट भी वैसे ही गिवन होगा। सब कुछ अगर गिवन कर दूं तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट का मेरे पास आ सकता है, क्या आ सकता है, तो फिर ये बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ वो गिवन कर देगा। ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, प्रॉफिट भी गिवन होगा, सब गिवन होगा। बस बैलेंसिंग सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, हो जाएगा। मुश्किल काम तो नहीं है जी, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लीजिएगा ज़रा, ये सारे एग्जाम्पल देखना है, ठीक है, ताकि तसल्ली हो जाए कि ठीक है सारा हमने कुछ कर लिया। विच ऑफ टू प्राइसेस विल मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कौन सी प्राइस रखें जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा वन बाय वन करके। ये एक्टिविटी को होमवर्क में कर लीजिएगा। ये सारी बेसिक सी चीज़ें, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। ब्रेक इवन चार्ट के बारे में आपको शुरू में बता चुका था। एक्स एक्सिस पे हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं, वाई एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट और रेवेन्यू आ जाती है। जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी वो वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू होगी, तो रेवेन्यू की कर्व सेल रेवेन्यू आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट भी ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है जी। टोटल कॉस्ट का ग्राफ ओरिजिन से अबव से स्टार्ट होता है, टोटल कॉस्ट का आ जाएगा। और जहाँ पे टोटल कॉस्ट और सेल रेवेन्यू इक्वल होंगे तो ये मेरा ब्रेक इवन होगा, ठीक है। बजटेड सेल मान लो ये, तो बजटेड सेल ब्रेक इवन के दरमियान मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। छोटे से एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये सारी एग्जाम्पल कीजिएगा, कुछ नहीं छोड़ना। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट पहले ही करवा दिया, ब्रेक इवन शुरू में करवा देता, ठीक है। प्रॉफिट और वॉल्यूम चार्ट, ये कौन सा है, प्रॉफिट है, और ये कौन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इन यूनिट्स। जब प्रॉफिट और वॉल्यूम इक्वल होंगे तो ये ब्रेक इवन होगा। यहाँ पे प्रॉफिट देखें जीरो है, यहाँ पे प्रॉफिट जीरो है। अगर इतने यूनिट्स बेचूँ तो जीरो प्रॉफिट है, इसके ऊपर प्रॉफिट पॉजिटिव है और इससे नीचे नेगेटिव वाला लॉस वाला एरिया, ये प्रॉफिट और वॉल्यूम का ग्राफ है, ठीक है। पहले वाला ब्रेक इवन का जो हमने चार्ट देखा वो किसका था, रेवेन्यू के साथ, कॉस्ट के साथ था, और ये किसके साथ है, डायरेक्ट प्रॉफिट और यूनिट्स का चार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेक इवन है, ये ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए, और इससे ऊपर वाला एरिया सारा ये प्रॉफिट का एरिया है, और इससे नीचे वाला सारा एरिया ये लॉस का एरिया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एरिया वो लॉस एरिया हो गया। एग्जाम्पल ये बेसिक्स है, हमने इसे मुश्किल एग्जाम्पल्स किए हैं, ये देख लीजिएगा ज़रा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं। एक्टिविटी 5 देख लीजिएगा, यह सारा टाइम इस पर लगाइएगा, ठीक है जी। CVP एनालिसिस एंड कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस, कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट एस्टिमेट, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी जबकि सेल यूनिट साइज आ रहे हैं, और वॉल्यूम सेल, ये हमने सारा ऑलरेडी किया हुआ, एग्जांपल देख लीजिएगा। एक्टिविटी 6 देख लीजिएगा, चेंजेस इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अगर कॉस्ट, हाँ कॉस्ट एंड रेवेन्यू में चेंजेस आ जाए, क्या ये हमने सवाल किया था कि अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाए 10%, रेवेन्यू डिक्रीज हो जाए, सेलिंग प्राइस पहले 10 थी अब 7 रह गई, हमने सेल प्राइस और कॉस्ट को चेंज किया था, क्या ये सवाल किए थे या नहीं किए थे, नहीं किए थे।
अच्छा, सेल और वेरिएबल कॉस्ट का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 4। शायद मैंने प्रैक्टिस ना करवाया, लेकिन मैंने शायद ज़बानी समझा दिया। न्यूमरेटर इंक्रीज हो, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो, ये बात मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अगर ये 4 है, अगर मैं यहाँ से सेल प्राइस चेंज कर दूँ, मान लें सेल प्राइस 9 है ना, सेल प्राइस 9 है, अगर 9 की बजाय 15 लिख दूँ थोड़ी देर के लिए, अगर 9 की बजाय 15 लिख दूँ, तो 15 - 5 कंट्रीब्यूशन कितना आया? 10 का। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 करूँगा तो कितना आ गया? 60,000। 60,000, क्या ख्याल है? तो चेक करें, जैसे ही सेल प्राइस इंक्रीज हुई, जैसे सेल प्राइस इंक्रीज हुई, ब्रेक इवन सेल कम हो गई, ब्रेक इवन सेल कम हो गई है, ब्रेक इवन सेल, क्योंकि जब मैं चीज़ें महंगी बेच रहा हूँ तो कम बेच के प्रॉफिट जीरो तक आ जाएगा मेरा, क्या ख्याल है? और अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा के देखूँ तो ये 1.5 लाख है, ये इससे ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ये 15 नहीं करता, अभी तो मैंने 15 के साथ किया ना, ये मैंने कहा था अगर सेल प्राइस हमारी 15 हो जाए। दूसरा केस ये है, सेकंड वाला, अगर वेरिएबल कॉस्ट 5 है, 5 ना हो, वेरिएबल कॉस्ट कम करते हैं, जब वेरिएबल कॉस्ट कम करूँगा इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा है तो ब्रेक इवन और कम आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाते हैं, 5 है 7 करते हैं, अगर वेरिएबल कॉस्ट 7 आ जाए तो 9 - 7 कितना आएगा? 2। 6 लाख डिवाइड बाय 2 करें, 3 लाख आ गया, ज़्यादा आना था ना उसने, ब्रेक इवन ज़्यादा आ गया, इसका मतलब 3 लाख यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, क्या ख्याल है? तो वेरिएबल कितना था? 5, वेरिएबल क्या होगा? 7। तो अगर वेरिएबल बढ़ेगा तो ब्रेक इवन बढ़ेगा, क्योंकि वेरिएबल के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, ठीक है जी। तो ये रिलेशन देख लीजिएगा ज़रा, वही बस ये वाली बात कर रहे हैं कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट कम ज़्यादा करें, सेल कम ज़्यादा करें, तो बताओ क्या होगा? जितना कम करेगा उसके लिहाज से हम उसको बता देंगे कि भाई पहले सेल थी 9 अब 15 हो गई, तो भाई ब्रेक इवन ये आ जाएगा। भाई वेरिएबल कॉस्ट कम ज़्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कि कम वैसे कर लेंगे। चेंज इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये बात कर चुका, सेलिंग प्राइस के चेंज होने से और वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने से कॉस्ट चेंज हो जाएगी, रेवेन्यू के सेल प्राइस के चेंज होने से रेवेन्यू चेंज हो जाएगा, यूनिट कम ज़्यादा करने से रेवेन्यू चेंज हो जाएगा, ये बात हम कर चुके हैं। ये वाली बात है, अगर मैं 10% सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं, अगर 10% सेलिंग प्राइस बढ़ा दें, फिक्स कॉस्ट को डबल कर दें, तो भाई फिक्स कॉस्ट डबल करोगे तो ब्रेक इवन और ज़्यादा आ जाएगा आपका, और आगे निकल जाएगा, पहले फिक्स कॉस्ट संभाली नहीं जाती। और अगर 40% इंक्रीज है वेरिएबल कॉस्ट तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जैसे जैसे फ़र्क पड़ेगा वैसे वैसे हम बता देंगे। क्या ये एग्जाम्पल अभी सॉल्व कर लें या समय लगे? कर लोगे? ये वाली कर लेना है, चेंजेस इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये कर लेना, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आती हैं चेंजेस, ये चीज़ें एमसीक्यूज में आते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है और यहाँ से चेंजेस वाला ज़्यादा एग्जाम में आता है। कंक्लूजन जब भी आ जाए तो खुश हो जाते हैं कि चैप्टर ख़त्म हो गया, कंक्लूजन का इंतज़ार रहता है बस हर चैप्टर की। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन आ गए जनाब, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन में एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन सारे आपके होमवर्क में आया करेंगे, मेरे से नहीं आया करेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, मेरी प्रैक्टिस की फ़िक्र नहीं करनी। चलें ज़रा सर की प्रैक्टिस करवा लेते हैं, नहीं मेरी प्रैक्टिस की फ़िक्र नहीं करनी, अपनी प्रैक्टिस की फ़िक्र करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं इस शू शॉप की बेस के ऊपर, शू शॉप पर बेस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का और 2 का और 3 का, इन सब का ताल्लुक इस वाले डेटा से है। और क्वेश्चन नंबर 4 का, 5 का और 6 का इस वाले डेटा से है। बस ठीक है, ये हमारे पास थे। नेक्स्ट वाली क्लास में चैप्टर नंबर 14 डिसीजन मेकिंग में स्टार्ट कर दूंगा, और डिसीजन मेकिंग में ये सारे के सारे हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो इनके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पहले, जिस तरह से सीखे कि पहले, ताकि हम एक बार ना कंसेप्ट काबू कर लें,
जैसे हमने सीवी का कंसेप्ट काबू कर लिया, बस फिर उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, मंडे को नया चैप्टर होगा, अगर कुछ एमसीक्यू से ना करवाने हैं। अब हम चलते हैं आगे इसकी किट पर। सीवी भी पढ़ लिया, अब सीबीटी के किट के क्वेश्चन एक आधा सॉल्व करते हैं अभी। सर्विस कॉस्टिंग और ओके, सेक्शन 4 आ गया। ये हम कैप्लन की किट में आ गया। अब कैप्लन की किट से ज़रा सीवीपी से रिलेटेड जो है सेक्शन 4 स्टार्ट किया, और यहाँ से ज़रा सीवीपी से रिलेटेड ज़रा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है जी। तो पहला ही टॉपिक हमारे पास आ गया सीवीपी। पहला वाला क्वेश्चन है, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में बता दें। ये किट का एक एक सवाल करना है, किट का एक एक सवाल करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पैटर्न को रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि एग्जाम में इस तरह से इसके मिलते एग्जैक्ट ये तो नहीं आएंगे, इस जैसे मिलते जुलते आ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा कि नेचर ऑफ क्वेश्चन किस टाइप की आ रही है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो अभी, और बताएं इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज टर्म, सबसे पहले मुझे बताएं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इन परसेंटेज टर्म में फॉर्मूला क्या होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज में फॉर्मूला क्या होगा। बहुत अच्छे, वेल डन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में डिवाइडेड बाय बजटेड सेल भी यूनिट्स में, और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पैसों में होगा तो बजटेड सेल भी पैसों में आएगा, ठीक है। अब दो चीज़ें ढूंढनी है, निकल पड़ो जंगलों में और ढूंढ के लेकर आओ। सॉल्व करें जल्दी करें, आपके पास 2-3 मिनट है सॉल्व करने के लिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, मेरी तरफ ना देखिएगा। सबसे पहले किसकी तलाश करेंगे आप लोग, सबसे पहले किसकी तलाश करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तलाश करेंगे। बजटेड सेल तो उसने पहले आपको बता दिए हैं, बजटेड सेल तो 5,000 उसने बता दिए हैं। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो जाओ पहाड़ों में चले जाओ, ढूंढ के लेकर आओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये तो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढ के लेकर आओ। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पता है कि
बजटेड सेल यूनिट तो यही हैं, ब्रेक इवन के यूनिट चाहिए होंगे आपको। तो ब्रेक इवन यूनिट्स के लिए ब्रेक इवन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिक्स चाहिए होगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होगा। सवाल नहीं हो रहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बस आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो जिस रास्ते से आंसर नहीं मिला, रास्ता बदल दो, कहीं ना कहीं आंसर रास्ता मिलेगा। दरवाजे खोलते रहो, रास्ते मिलते रहेंगे। उसे उलझा रहा है आपको इंग्लिश में, हिम्मत करो। जी मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। आ जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में चाहिए, फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, अब मैंने कोई अनहोनी नहीं करनी है, बस जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, मुझे ढूंढता रहूँगा, दरवाजे खोलता रहूँगा, जो दरवाज़ा बंद हो किसी और दरवाजे से एंटर हो जाऊँगा, ढूंढ कर लेकर आऊँगा इन चीज़ों को। मुझे क्या चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में। सबसे पहले आपके माइंड में होनी चाहिए यार ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आएगा। हमने कहा वर्किंग वन बना लेते हैं, हम वर्किंग वन में चले गए। वर्किंग वन हमने ओपन की और वर्किंग वन में हमने कहा वी नीड टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स फाइंड करने के लिए हमने कहा कि हमें बजटेड सेल यूनिट्स चाहिए माइनस ब्रेक इवन सेल यूनिट्स चाहिए, ऐसे ही है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आ जाएगा। फिर बजटेड सेल यूनिट मेरे पास 5000 हैं, बजटेड सेल यूनिट मेरे पास 5000 हैं, ठीक है। अब ब्रेक इवन सेल यूनिट्स मेरे पास नहीं है, हमने कहा नहीं है, तुम्हारे लिए एक और वर्किंग ओपन। अब ये दरवाज़ा बंद हो गया, एक और दरवाज़ा ओपन करते हैं, उस दरवाजे का नाम है वर्किंग 1.1। वर्किंग 1.1 ओपन करूँगा, वर्किंग 1.1 ओपन करूँगा और यहाँ से ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स ये ढूंढ कर लेकर आऊँगा। अब ये ब्रेक इवन यूनिट से ज़्यादा कहाँ से आएंगे, ये कैसे आएंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मसला ये सवाल में ना फिक्स कॉस्ट इंसानों की तरह दी गई है, ना कंट्रीब्यूशन इंसानों की तरह दी गई है। अब ये दोनों नहीं है। अब चेक करें फर्दर, ये भी दरवाज़ा बंद है, ये भी दरवाज़ा बंद है। अब इन दोनों दरवाज़ों को ढूंढने के लिए चाबी ढूंढ के लेकर आते हैं। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, अब इसके लिए सवाल पे चलते हैं, सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट मेरे पास सवाल मैंने पढ़ लिया, फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट कोई गिवन नहीं है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 5। आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल जो है, कॉस्ट ऑफ सेल भी है, इसके अंदर दो कॉस्ट होगी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है। इस कॉस्ट ऑफ सेल में कौन सी कॉस्ट है जी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है। दोनों के दोनों कॉस्ट इस टोटल कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल होती हैं। मेरे पास समझ आ रही है। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट में से मुझे फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, कहता है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 5। कितनी है, 5। अगर मैं ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है। कैसे पता चला,
ये प्रॉफिट आ रहा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब ये एब्जॉर्प्शन से बनी हुई है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट को लेके आता है, और टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ना जीपी, मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन का वर्ड यूज होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जीपी का वर्ड यूज होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट से बनती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स और वेरिएबल दोनों से बनती है। तो ये टोटल कॉस्ट है। अगर इसमें से माइनस कर दूं, इसमें से माइनस कर दूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर दूं, जो कि कितनी है 5। तो यूनिट सोल्ड कितने हैं 5000, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं, तो भाई टोटल में से वेरिएबल माइनस कर दें तो टोटल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। हाउ मच? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ गई 25,000। 29 माइनस 25 करें कितना आ गया 4000। तो ये 4000 मेरे पास फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। लो जी, कोई मसला तो मेरा हल हुआ, याद था कोई मसला। फिर आगे चलते हैं। एडमिन कॉस्ट इंक्लूड $2 पर यूनिट। आपको पता है पर पे कौन होता है, पर यूनिट पे कौन होता है वेरिएबल। वेरिएबल की नेचर क्या होती है पर की, ठीक है जी। हैरान क्यों हो रहे हो इतने, पता है ना? नहीं पता? वेरिएबल की नेचर पर यूनिट पे होती है, फिक्स की नेचर टोटल पे होती है। थोड़ा स्माइल कर देते बंदा ऐसे करके। इतने स्ट्रेंज फीचर्स बनाए, मुझे शक हो गया, मैं कि यार मैं लगता केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा थोड़ा हाँ ना कर दो यार, आपका तो सर नहीं समझ लेते, ठीक है यार नहीं समझ आई। अच्छा एडमिन कॉस्ट कितनी है $2 पर यूनिट, दैट इज द सेलिंग कॉस्ट। द रिमाइंडर रिप्रेजेंटिंग फिक्स, रिमाइंडर क्या होगा फिक्स। इसका मतलब ये बुजुर्ग भी कौन है टोटल, इसमें से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट जो कि 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी माइनस कर देंगे। तो 12 में से 10 माइनस किया कितने आ गए 2000। तो 2000 दोनों को ऐड करेंगे तो भाई टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 6000 इज द टोटल फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में हम लिख देंगे 6000, ये हमने फिक्स कॉस्ट में 6000 लिख दिया, ये 6000 फिक्स कॉस्ट में लिख दिया, ये फिक्स कॉस्ट यहां से आई। पर अभी भी गेम ऑन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट स्टिल पड़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगेन दरवाजा बंद है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डोर क्लोज है। हाउ टू ओपन दिस डोर, फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 5, ये लिखा हुआ है 5। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है जी 45,000 डिवाइडेड बाय 5000, दैट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 9 आ गया। एग्री करते हो? तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 9 माइनस 5, आंसर इज ये 9 ही बनता ना 545। और ब्रेकें लगाएं, देखा गलती हो गई ना भाई। ये 5 ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट का, और एक हमने और भी पढ़ा था, ये 2 भी तो है ना यार, ये भी तो है, ये भी तो वेरिएबल ही है, तो सारा वेरिएबल माइनस करना है। तो 5 और 2 7, तो 9 माइनस 7 2, यहाँ पे देखो 2, तो भाई ब्रेक इवन यूनिट कितना आ गए 3000 यहाँ पे आ गए, उस 3000 का पुट करूंगा यहाँ पे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया 2000। तो चेक करें कैसे कहाँ चीज़ें घूम फिर के हैं। फिर 2000 आ गया इधर, और लो जी आंसर हमारे कदमों में। हाउ मच जी, क्या लगता है 2 नंबर के लिए सवाल आ सकता है? बहुत मुश्किल है 2 नंबर के, इसके अंदर 2 नंबरों वाली कोई हरकत नहीं है, ये 2 नंबर के लिए जस्टिफाइड नहीं है, कम से कम 4 नंबर का सवाल आना है, तो 2 नंबर का आना है। तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर आपको 2 नंबर के लिए इतना मुश्किल सवाल नहीं देगा, अगर दे भी देगा तो इसमें आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर 2 नंबर के लिए बनता तो कुछ चीज़ें कैलकुलेटेड होती, बहुत सारी चीज़ों को हिडन ना रखता। ठीक है, होमवर्क ले लें यार, एक वो वाला होमवर्क हो गया, ज़्यादा होमवर्क हो गया तो कोई नहीं, घर से पढ़ने आए हो ना, कौन से क्रिकेट खेलने आए हो।
क्वेश्चन नंबर होमवर्क ले लें, ज़्यादा नहीं दे रहा। 244 किट का, 45, 46, 50 कर लें, बस 50 तक कर लें, 50 तक कर लें, हो जाएगा। ठीक है, कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और साथ साथ मैं हल्का हल्का आपको ये CVP साथ चलाता रहूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।